ये हमारे स्टूडेंट की मेहरबानी, उन्होंने बोला स्क्रीन शेयर कर लो तो मैंने कर लिया। कुछ चलो खैर ठीक है, आखिरी बात बता रहा हूँ, इसकी स्क्रीन की फिर इमेज भी खत्म हो जाएगी। वो ये कि मैं ये कह रहा था कि जब आपसे किसी ने कहा कि आप x12 निकालें, तो आपने कहा x12 निकालने के लिए मुझे x11 निकालना पड़ेगा, तो 12 को छोड़ के 11 की तरफ जाएंगे तो उसको यकीनन ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ना कि मैं 12 निकालना चाहता था, या डायरेक्ट 11 पे चले जाऊंगा, पता ही चलेगा क्या निकालना था। तो उस 12 को हम एक स्टैक में जाके स्टोर करेंगे, एक स्टैक में जाके स्टोर करेंगे, और फिर 11 के पास जाएंगे कि तुम 11 निकालो। और जब 11 को निकालने जाएंगे तो हम 11 को नहीं निकाल सकते, 10 निकालना पड़ेगा, तो 11 को स्टोर कर देंगे स्टैक में। अब स्टैक में क्यों स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में सारा काम करना है, जो पहले टॉप पे आएगा वो पहले सॉल्व होगा, तो फिर नीचे वाला सॉल्व होगा ना भाई, इसलिए हम स्टैक यूज करेंगे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ स्टैक है, हमें नजर नहीं आता, लेकिन कंपाइलर उसको इसी तरह स्टैक बना के सॉल्व करता है। समझ में आई बात है? तो रिकर्जन का एडवांटेज ये है कि हम सिर्फ रिकर्जन को एल्गोरिथम में लिखते हैं, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सारी की सारी कंपाइलर के पास होती है। आपको कभी नजर नहीं आएगा, मैं भी कोड लिखूंगा इसका तो आपको नजर भी नहीं आएगा कि स्टैक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा इस तरह से कि कंपाइलर इसको कैसे रन करता है, ताकि आपको लिखना और समझना है। तो ये बात तो सारी जो मैंने की है, ये सारी बात मैथमेटिकल मॉडल की है। मेरे ख्याल क्लियर हो गई होगी। अच्छा, ये जो 3 चीजें मैंने लिखी है ना, ये जरूरी नहीं कि मैथमेटिकल मॉडल के लिए, ये तीनों चीजें आपको एल्गोरिथम फॉर्मेट में भी चाहिए। रिकर्जन चाहे मैथमेटिक्स में लिखा हो, इसमें लिखा हो, ये तीनों चीजें आपको रिक्वायर्ड है। अब इसी सवाल को xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 5 को मैं आपके लिए एल्गो में लिख देता हूँ, ताकि हमें समझ आए कि ये दोनों चीजें सेम ही हैं। एल्गो में लिखूंगा तो एल्गो में नजर आने लग जाएगा, ठीक है ना? तो आइए तो हम इसको एल्गो में लिखते हैं। इस स्लाइड को मैं हटा देता हूँ, ये स्लाइड तो हमारी इसमें आ गई होगी। हम अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, हम आ रहे हैं अब एल्गो फॉर्मेट में। आइए एल्गो फॉर्मेट में कर लेते हैं। रिकर्जन विद एल्गो फॉर्मेट। सेम सवाल मतलब ये है x ऑफ n, x ऑफ n माइनस 1, ठीक है, प्लस 5। अच्छा जी, कोई बताएगा कि ये रिकर्जन क्यों है? किसी एक इस रिलेशन को रिकर्जन रिलेशन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि करंट निकालने के लिए, करंट वैल्यू निकालने के लिए, करंट कह रहे हैं xn को, एक प्रीवियस वैल्यू की रिक्वायरमेंट, इसलिए उसको रिकर्जन रिलेशन कह रहे हैं। इस रिकर्जन रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम एल्गो फॉर्मेट में जा रहे हैं। एल्गो फॉर्मेट में जाने के लिए हम यहाँ कहेंगे कि अच्छा, अगर मैंने रिकर्जन लिखी है ना, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि इनिशियल कंडीशन इसकी ये है, ताकि रिकर्जन की हिच पूरी हो जाए। वो है x1 विच इज इक्वल टू 3। मिसाल दे दी मैंने, इनिशियल कंडीशन 3 है। अब मैं रिकर्जन लिखने जा रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मैं एक ए के नाम से रिकर्जन बनाता हूँ, एक्स के नाम से रिकर्जन बनाता हूँ, और उसमें से n पास करता हूँ। ऐसा ही है ना? मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, और अगर, ठीक है, अगर x जो है 1 हो जाए, अगर x यानी n जो है 1 हो जाए, देन हमें इसको रिटर्न कर देना है। तो x1 की वैल्यू जो है, वो 3 करके रिटर्न कर देना।
वैसे तो उसके बारे में लेकिन हम यहाँ पे और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड इफ, जो लिखते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया। जब 1 पे पहुंचे तो यकीनन खत्म हो जाएगा रिकर्जन। अगर वो कहता है x5, तो अगर x, बल्कि मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ये 1 भी नहीं लिखता हूँ, ये उस वक्त तक चले जब n की वैल्यू ग्रेटर देन चलो ये भी सही है, वैसे इतना बुरा नहीं है। पहले हम वैसे लिखते हैं जिसे हम सोच रहे हैं, फिर उसके बाद ये वाली बात करेंगे। इस तरह से लिखते हैं ये जब तक चलेगा अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो हमें चलाना है इसको, वरना ये रन नहीं होगा। इफ n इज ग्रेटर देन 0 तब ये चलेगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। तो 0 से बड़ी है का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि मुझे 5 के लिए चलाना है तो 5 1 से बड़ा है तो चल जाएगा ये, ठीक है। अब रिकर्जन कैसे बनाते हैं वो देखना। यहाँ पे सिंपल वही रिकर्जन लिखेंगे जो रिकर्जन हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक एक्स फंक्शन कॉल करेंगे जो कि यहाँ पे आएगा n + 5, ठीक है। और ये चलाते रहेंगे, एंड हो जाएगा एंड इफ। और उसके बाद हम यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये मेरे पास टोटल फंक्शन जो है वो, क्योंकि ये चीज़ तो पहले से बाय डिफॉल्ट सेव होगी ना, फंक्शन तो x1 की वैल्यू 3 सेव है, हमें यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो ये रिकर्जन जो मैंने फंक्शन लिखा है उसका मतलब क्या है। वो ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई ये कहता है कि आपने x ऑफ 4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और से देखना, तो इसका मतलब है सबसे पहले वो जाएगा चेक करेगा कि x4 जो है वो 1 से बड़ा है नहीं, x4 नहीं 4 जो है 1 से बड़ा है या नहीं, बोलेगा हाँ बड़ा है, तो वो फौरन जाके अपना ही आपको कॉल कर लेगा, दोबारा ऊपर चला जाएगा। इस दोबारा ऊपर जाने को कैसे लिखते हैं वो समझाना चाह रहा हूँ। तो वो जाएगा फौरन ऊपर और कहेगा x3 कॉल कर लो। x3 का मतलब अब यहाँ से 3 करके इसको दोबारा कॉल करेगा और कहेगा 3 पास कर दो, यहाँ से 4 तो निकाल नहीं सका मैं। तो इसकी एक छोटी सी ट्री डायग्राम जो मैं अभी और मजीद समझाऊंगा वो बनती है उस तरह से, जो कहता है x3 कॉल कर लो। गौर से देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ समझने की कोशिश करना। x4 मैंने कहा था x4 कॉल करो, यानी मैंने कहा था x4 सॉल्व करो। तो x4 की अगेंस्ट में 2 जॉब थी, एक तो अपने आप को कॉल करना, और उस कॉल को 5 के साथ प्लस करना। तो 3 कॉल करो, और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बस आनी कि जो रिजल्ट आएगा वो +3 के साथ 5 के साथ प्लस भी होगा बाद में। जो भी रिजल्ट इसका आएगा, मिसाल तो इसका रिजल्ट 3 आ गया, तो वो फाइनली इसको बनाने के लिए +5 भी करेगा, अगर हम उसको 3 अलग अलग, यानी दिस रिजल्ट शुड बी एडेड टू दिस 2 थिंग्स, ठीक है ना। अभी मैं इसको रन भी करूंगा। फिर जैसे ही वो जाहिर सॉल्व तो कर नहीं सका x4 को x3 की वजह से, तो x3 को कॉल करेगा। x3 को कॉल करेगा तो फिर वही तमाशा होगा जो पहले हुआ था। क्या होगा कि वो कहेगा कि पहले x2 को कॉल करो क्योंकि हमें x2 का रिजल्ट चाहिए, और जो रिजल्ट इसका आएगा उसको प्लस कर लेना 5 के साथ। समझ आ रहा है। और उसके बाद फिर वो कहेगा कि x2 का रिजल्ट, वो कहेगा x2 के रिजल्ट के लिए आपको x1 का रिजल्ट कॉल करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर रिपीटिशन, प्लस और के साथ 5 कॉल करना। और जब वो x1 कॉल करेगा तो वो कहेगा कि x1, गौर से देखिए क्या कह रहा है, x1 1 से बड़ा नहीं है, ये फेल हो जाएगा। तो आगे रिकर्जन एक्सटेंड नहीं होगा आगे, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं है तो आगे एक्सटेंड नहीं होगा। और वो कहेगा x1 की वैल्यू यकीनन कहीं गिवन है, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा है अभी, किसी किस्म की कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। मैं भी समझाऊंगा कि ट्री जो बन रही है ये चीजें सिर्फ और सिर्फ स्टैक में रखी जा रही हैं, अभी इनमें से कोई कैलकुलेशन हुई ही नहीं है, क्योंकि x3 की वैल्यू पता ही नहीं है तो कैलकुलेशन क्या होगी। ये सिर्फ जो ट्री बनाई जा रही है इसका मतलब है कि आपने x4 कॉल किया था, तो x4 सॉल्व नहीं हो पाया तो स्टैक में रख दिया, और x4 ने 2 ड्यूटी करनी थी, x3 को कॉल करना था और +5 करना था। +5 तो हो सकता है लेकिन x3 मालूम नहीं है, तो x3 मालूम करने के लिए x2 चाहिए, तो x2 को जो है x3 जो है वो स्टैक में चला जाएगा, फिर x2 स्टैक में चला जाएगा।
फिर x1 स्टैक में चला जाएगा। रिकर्जन की जितनी कॉल होती है वो स्टैक में जाती है, और जब x1 जाएगा तो x1 कॉल होगा नहीं क्योंकि ये फेल हो जाएगा, और फिर वो ढूंढेगा कि x1 की वैल्यू क्या है। x1 की वैल्यू हमें पता है 3 के बराबर। अब जरा देखें, मैं तो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में जो ट्री बनाई है, जो कि हमने थोड़ी अर्ली बना ली है क्योंकि ट्री का एक टारगेट हमें पढ़ना है, इसको वो यहाँ से रीड करना शुरू करता है। अब इंटरेस्टिंग देखें, यहाँ से रीड करना शुरू करता है। सबसे पहले वो रीड करता है पहला रिकर्जन कॉल x4। वो कहता है मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी 3 ब्रांचेज हैं, तीनों सॉल्व हो जाएंगी तो मैं सॉल्व कर, यानी जितनी ब्रांचेज है ना उन तमाम की वैल्यू मालूम होगी तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें प्लस मालूम है, 5 मालूम है, x3 नहीं मालूम है। तो कहता है कि अगर नहीं मालूम है तो हम x4 को स्टैक में रख के आगे बढ़ जाएंगे, और देखिए इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और x3 के पास चल रहा है। अब यहाँ से x3 कॉल हुआ तो वो कहेगा x, क्योंकि रिकर्जन है ना एक जैसा प्रोसेस करता है, तो कहेगा x3 की 3 जॉब्स हैं, तीनों मालूम हो जाए तो मैं सॉल्व कर लूंगा उसको, लेकिन नहीं पता हमें। प्लस पता है, 5 पता है, x2 नहीं पता। तो x3 को नहीं पता, x2 निकालना है तो x3 को स्टैक में रख देगा, फिर आगे बढ़ेगा, x2 के पास आएगा। x2 की भी 3 जॉब्स हैं, अगर वो कहेगा कि अगर मुझे तीनों पता चल जाए ना तो मैं सॉल्व कर लूंगा, नहीं कर सकता, तो x2 को भी नहीं कर सकता, x2 को भी स्टैक में रख लिया। फिर x1 को इसने स्टैक में रखा तो है, लेकिन x1 को स्टैक में रखने के बाद वो कहेगा इसकी कोई जॉब नहीं है बल्कि इसकी वैल्यू पता है हमें, वो 3 है, तो वो इसको स्टैक से बाहर, अब देखें जिसकी वैल्यू पता है उसकी स्टैक से बाहर निकालना शुरू करेगा, उसको स्टैक से बाहर निकालेगा। समझते रहना क्या हो रहा है, और कहेगा कि इसकी वैल्यू 3 के बराबर है। सवाल से पहले समझ लो पहले अच्छी तरह, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। वो कहेगा वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस वन, वी कैन नॉट रिकर्स दिस वन, वी हैव वैल्यू दिस वन, तो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x1, 3 है। और फिर वापस जाएगा, गौर से देखना, वापस जाएगा, वापस जाके कहेगा भाई तुम्हारा पहली ब्रांच तो सॉल्व हो गई। x2 से कहेगा तुम्हारी पहली, क्योंकि देखें जैसे ही x1 निकलेगा तो x2 की बारी आ जाएगी, तो x2 से कहेगा तुम्हारी पहली ब्रांच तो सॉल्व हो गई, x3 की x1 की वैल्यू जो तुम्हें चाहिए थी ना 3 मिल गई, जाओ दूसरी वैल्यूज ले आओ जहाँ पे रखी है, ये 5 प्लस और ये 5 को लाएगा और इन तीनों को सॉल्व करेगा। जो तुमने सवाल पूछा था ना, अब ये सॉल्व होंगे बैकग्राउंड में। तो 3 + 5 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। और इसका 8 लेके अब ये जब सॉल्व हो जाएगा और जब हम फाइनली x2 से बाहर निकल रहे होंगे ना कि अब दोबारा x2 पे नहीं आएंगे, तो वो स्टैक से बाहर निकल जाता है। यानी दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम इससे फाइनली आउट हो रहे होंगे x2 से, तो फिर उसको हम स्टैक से बाहर, अब x3 टॉप पे है, तो x3 टॉप पे है, तो x3 से बोल रहा है कि तुम्हारा एक ब्रांच तो सॉल्व हो गया, उसकी वैल्यू 8 है, जाओ दूसरी वैल्यू लेके आओ, तो प्लस है, तीसरी वैल्यू लेके आओ 5 है, 3 चीजें हो गई, 8 और 5 13। वो कहेगा इसकी वैल्यू कितनी हो गई 13, इसकी वैल्यू 13 करके फाइनली इससे बाहर निकल रहा होगा। जब इससे बाहर निकल रहा होगा तो स्टैक को यहाँ से एम्प्टी कर देगा और निकल के जो है 4 को हिट करेगा। 4 को जब हिट करेगा तो कहेगा तुम्हारा एक ब्रांच तो सॉल्व हो गया, 18 आंसर है, सॉरी 13 आंसर है, बाकी वैल्यू उठा के लिया तो वो कहेगा ये 5 है, प्लस और 5 है, तो ये कहेगा लो भाई x4 की वैल्यू सॉल्व होके आ गई किसके बराबर 23 के बराबर, और इसको भी बाहर निकाल देगा, कहेगा तो तुम्हारे आंसर जो है सॉल्व हो। तो इस तरह रिकर्जन जो है वो बेसिकली सॉल्व करता है, और ये सारा प्रोसीजर कंपाइलर के पास लिखा हुआ होता है, हमें सिर्फ ये 4 लाइनें लिखनी होती हैं, बाकी ये सारा कैसे काम करता है कंपाइलर को पता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए काम कैसे पड़ता है। हम कोड यानी इस रिकर्जन के पीछे के फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करें आसान बात नहीं है, ये सारा प्रोसेस चलाना पड़ता है, स्टैक बनाओ, स्टैक के अंदर पुट करो, वापस लाओ, सॉल्यूशन करो, ये सारा काम कोड में लिखा हुआ होता है, लेकिन हम इससे आजाद होते हैं, हम सिर्फ रिकर्जन की 2 लाइन लिखते हैं, इसके पीछे सारा कोड कंपाइलर लिखता है और हमारे लिए वो सॉल्व करता है। तो ये रिकर्जन का प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम फॉर्मेट। ये एल्गोरिथम फॉर्मेट में जो पहले हमने कराया था वो मैथमेटिकल फॉर्मेट था, और ये जो है इसका एल्गोरिथम फॉर्मेट। अब मैं इसके 1-2 सवाल और कराता हूँ ताकि आपको इसकी, वैसे तो मुझे पता है कि इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी क्योंकि रिकर्जन एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इसके मजीद कुछ सवाल सॉल्व कराते हैं। जैसे अभी हमने सॉल्व कराया था एक रिकर्जन का, एक और सवाल इस तरह लेते हैं कि एक ए है और इसमें से एन पास कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर एन जो है, ठीक है, अगर एन जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमें इसको चलाना है, वरना इसको नहीं चलाना। और चलाना क्या है अब बताना मुझे, ए एन -1, ठीक है, ए एन -1, और मुझे यहाँ पे एक प्रिंटिंग जॉब करनी है, प्रिंट करना है एन को, ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे इसको एंड इफ कर दूंगा। सही, ये सिंपल सा ये एक कोड है, और यहाँ पे मैं इसका
ये वाला पार्ट जो बंद कर दूंगा। ये एक रिकर्जन है, आप सब जानते होंगे ये रिकर्जन किस तरह का रिकर्जन है। आप कहेंगे ये रिकर्जन इस तरह है कि आपने बेसिकली जो an है उसको एक कम करके कॉल कर देना है और प्रिंटिंग की जॉब करनी है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी किस तरह से काम करेगा, हम कैसे करेंगे। अगर इसमें मेरे 3-4 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि इसमें जो 3 एंटिटीज बताई गई थी रिकर्जन की वो कौन कौन सी हैं, यानी इनिशियल क्या है, ठीक है, इनिशियल क्या है। इनिशियल का मतलब इफ से पता चलता है, इनिशियल हमेशा इफ से पता चलेगा। इनिशियल आप कहेंगे इनिशियल ये है कि A1 पे जब बाहर निकाल रहे हैं ना तो A1 इसकी इनिशियल कंडीशन है। अगर मैं इसको A0 से बाहर निकालता तो A0 इनिशियल, जिससे बाहर निकाल रहे हैं वो इसकी इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। तो A1 इज इनिशियल कंडीशन। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका रिकर्जन रिलेशन क्या है, लिखो जरा चैट में, रिकर्जन रिलेशन क्या है। इंतजार कर रहा हूँ। रिकर्जन रिलेशन 3 चीजें होती है ना, ये तो हो गया इनिशियल कंडीशन, ये तो हो गया इनिशियल कंडीशन। अब आप बताइए मुझे रिकर्जन रिलेशन, गलत बता दो कोई बात नहीं, ये तो गलत ही बता दो। वेट कर रहा हूँ मैं। रिकर्जन रिलेशन जहाँ x1 होगा तो कैलकुलेट कर देंगे, जी जी बिल्कुल, वहाँ से कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। तो आपका सवाल का आंसर अभी मैं वेट कर रहा हूँ। रिकर्जन रिलेशन गलत बताओ ना, गलत तो बताओ। क्या हो गया स्टूडेंट, रिकर्जन रिलेशन करंट वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू, अरे फेल होगा तुम लोग तो। और ये एक आ गया ना रिकर्जन रिलेशन, रिकर्जन रिलेशन 5 कहाँ से आ गए, 5 का वर्ड तो यहाँ यूज ही नहीं कर रहा मैं, 5 का यूज कर रहा हूँ इस वाले सवाल में। अहमद साहब n-1 काफी हद तक सही है, लेकिन मुझे पूरा रिलेशन चाहिए बेटा, एग्जाम में आएगा तो क्या करूँ। 0 रिलेशन होगा अब्दुल रहमान भाई। रिकर्जन रिलेशन करंट वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू की रिक्वायरमेंट, मोहम्मद फैज का आंसर फिर भी बेहतर है। a of n which is equal to करंट वैल्यू निकालने के लिए प्रीवियस वैल्यू a of n-1, सिंपल नजर आ रहा है रिलेशन उसके अंदर बना हुआ है एल्गो के अंदर। लेकिन साथ में एक और चीज भी है, वो है प्रिंट ऑफ n भी कर दो, प्रिंट ऑफ n, ये चीजें चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिकर्जन रिलेशन। whenever you are going to find the recursion relation, it means in this algorithm the recursion relation is a of n which is equal to a of n-1 and plus प्रिंटिंग जॉब, प्रिंटिंग को p लिख देता हूँ मैं, प्रिंटिंग जॉब, ठीक है। ये रिकर्जन रिलेशन है, समझ आ गई बात, आसान सी बात है, ये रिकर्जन रिलेशन आ गई। अब ये बताओ तीसरी कंडीशन, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है। जी सर, हर रिकर्जन को लिखने के लिए 3 चीजें चाहिए, नहीं है तो गलत है जी। हाँ, स्टॉपिंग क्राइटेरिया। अच्छा, n इजिकल टू 1 ना हमारा इनिशियल होता है, जो पूछा जाता है ना वो बेसिकली स्टॉपिंग होता है। इसका मतलब है an हमारा स्टॉपिंग है, यानी अगर किसी ने पूछा a5 निकालो तो 5 स्टॉपिंग है, 1 से शुरू करते हुए हम 5 तक। ये जो n इज ग्रेटर देन 1 है ना, हमें ये प्रोग्राम में स्टॉपिंग लग रहा है, लेकिन रिकर्जन में ये इनिशियल है। रिकर्जन यहाँ से शुरू होती है, पहले 1 2 3 4 बैक साइड पे, लेकिन स्टॉप कहाँ पे होगी, जो पूछा गया होगा। an का मतलब अगर a5 पूछा गया
या A10 पूछा गया, तो 10 स्टॉपिंग क्राइटेरिया, 1 से बढ़ते हुए हम 10 तक जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको ये पता तो होना कि भाई एल्गो में भी यही 3 चीजें होती हैं, कोई नई चीज नहीं है। मैथमेटिकल रिलेशन जो है, मैथमेटिकल रिकर्जन जो है वही बेसिकली एल्गो का रिकर्जन होता है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वो 3 चीजें इसके अंदर भी छुपी हुई हैं, आपने मतलब इसको सोचना है। अच्छा, अब अगला सवाल, मैंने कहा था ना कई सवाल आते हैं जो मैं पूछूंगा आपसे। आपको डेफिनेशन पता थी, बहुत अच्छी बात है, रिकर्जन की डेफिनेशन मालूम थी आपको। अब मुझे ये बताओ कि इस सवाल को, ये एल्गोरिथम बिल्कुल ऐसा ही है, इसको तुम कोड में जाके पाइथन में लिखोगे चल जाएगा, पाइथन की अपनी कोड लेके। अगर मैं इसमें A3 कॉल करता हूं, A3 कॉल करता हूं, तो प्रिंटिंग के थ्रू क्या प्रिंट होगा ये बता दो। यानी फाइनली जब हम इससे बाहर आएंगे, तो क्या प्रिंट होगा ये बता दो। इंतजार कर रहा हूँ मैं। अच्छा, एक साहब कहते हैं 2, बहुत अच्छी बात है, कोई आंसर तो आया, गलत पे कोई इशू नहीं है। लेकिन यानी 4 लाइनों का रिकर्जन है, इसके पीछे कंपाइलर का बहुत बड़ा कोड है, हम समझने जा रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन पहले पता तो होगा, मैं ये रिकर्जन लिखूंगा, अपनी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, और एक लाइन की रिकर्जन का आउटपुट हम नहीं बता पा रहे हैं। तो सर इनिशियल वैल्यू नहीं, तो बताओ मुझे, वैल्यू बताओ, प्रिंट क्या होगा अगर मैं A3 कॉल करूँ, तो मुझे आउटपुट इसका क्या मिलेगा, बस ये बताना है। If we will call the A3, तो what would be the output of this one? चलिए आंसर है, क्वेश्चन ये सिंपल। वेट कर रहा हूँ भाई, सारे लोग बता दो। तो भाई बताओ बताओ, क्या हो गया तुम लोग को? अच्छा जी, 2-1, ये कुछ बेहतर है, लेकिन तुम लोग डर खौफ इतना ज्यादा है, गलत भी नहीं लिखते यार, तुक्का तो मार लो ना, तुक्का तो मारो भाई। 1 2 3 होगा, 2 1 होगा, 1 होगा, तो हम तुक्के तो लगाए। है चलो, समझाता हूँ मैं, देखो कंट्रोल सी। मैंने कहा था आपसे कि A3 कॉल करेंगे तो क्या पीरियड होगा, मैं समझाता हूँ। देखो रिकर्जन हमेशा रिकर्जन ट्री से समझा जाता है, ठीक है, ये वाली रिकर्जन नहीं है, हाँ ये रिकर्जन है, मैथमेटिकल यही रिकर्जन है, इसको मैं अब मैथमेटिकल अब मैं ट्री से समझ रहा हूँ उसको। देखो हर रिकर्जन की, जो भी रिकर्जन यहाँ से कॉल होगा उसकी 2 जॉब है। एक जॉब है कि एक और रिकर्जन कॉल करो, और एक जॉब है प्रिंटिंग करो। लेकिन प्रिंटिंग से पहले रिकर्जन कॉल करना है। अब मेरी बात ध्यान में, पहले स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज होता है कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा A3 कॉल करो, तो वो कहेगा यार सर ये तो अजीब सी बात है कि A3 कॉल करूंगा, तो A3 कॉल करने के लिए वो जब यहाँ पे कंडीशन ट्रू करके यहाँ पे आएगा, तो वो कहेगा कि A2 कॉल करो, और इसको प्रिंट किए बगैर ऊपर चला जाएगा, और बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो हम इसको दूसरे अंदाज में सोचते हैं। वो अंदाज क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि जब आपसे कोई कहता है कि, अरे जब आपसे कोई कहता है कि A3 कॉल करो, मिसाल मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, कोई आपसे कहता है A3 कॉल करो, तो आप सबसे पहले मेन रिकर्जन चलाना शुरू करते हैं। यहाँ से मेन रिकर्जन A3 ध्यान में रखना, इसका मतलब है कि AN की जगह पे क्या आ गया, A3। फिर वो अंदर आता है और देखता है कि ये ट्रू है फॉल्स है, तो आप कहते हैं कि ये ट्रू है, फिर वो अंदर आता है। इस रिकर्जन की 2 जॉब्स हैं, ये जहन में रखना। हम इस तरह सोचते हैं, इस रिकर्जन की 2 जॉब है। पहली जॉब जो है वो इसकी एक और रिकर्जन कॉलिंग है, और दूसरी जॉब जो है वो प्रिंटिंग है। 2 जॉब्स हैं इसकी, बहुत क्लियर। तो इसका मतलब ट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है इस A3 की 2 जॉब है। पहली जॉब को हम लेफ्ट पे लिख रहे हैं, राइट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको लेफ्ट पे लिख के प्रेजेंट करते हैं, तो लेफ्ट पे लिख रहा हूँ मैं भी।
पहली जॉब ये है कि एक और रिकर्जन कॉल की जाए एक वैल्यू कम करके। एक वैल्यू कम का मतलब है n-1 करके। n-1 का मतलब होगा n की जगह 2 आ जाएगा। और इसी A3 की दूसरी जॉब जो है वो है कि प्रिंटिंग कराई जाए, p लिख रहा हूं मैं, प्रिंटिंग कराई जाए n की। n का मतलब जो ऊपर से आ रहा है उसी की। ये एक कम हो रहा है लेकिन प्रिंटिंग n की हो रही है, यानी 3 की प्रिंटिंग कराई जाए। लेकिन जैसा अभी तुमने सोचा, मैंने सोचा कि प्रिंटिंग से पहले दोबारा रिकर्जन कॉल हो जाएगी, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, रिकर्जन कॉल हो जाएगी। लेकिन जॉब खत्म नहीं होगी, जॉब करनी है, ये होल्ड हो जाएगी। जॉब करनी है, ये होल्ड हो जाएगी, लेकिन वो कहेगा इस जॉब को हम सॉल्व करेंगे इस जॉब के बाद। तो इसलिए A3 की दो जॉब को दो ब्रांचेस से शो करती है, लेकिन हम P3 को बाद में सॉल्व करेंगे, A2 को पहले। तो वो कहेगा A2 कॉल कर लो, तो यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा और A2 को कॉल करने की तरफ चला जाए। अब ये 3 की जगह A2 कॉल करेगा। जब वो नीचे आएगा तो कहेगा दोबारा A2 की भी दो ही जॉब है, क्योंकि अब जितनी भी रिकर्जन कॉल होगी उनकी दो ही जॉब होगी। पहली जॉब इसकी A1 है, पहली जॉब इसकी A1 है। अच्छा, मैं इसको अगर इक्वल कर लूँ तो बुरा नहीं होगा, सही है, इसको इक्वल कर लूँ। पहली जॉब जो है वो इसकी A1 है और दूसरी जॉब जो है वो इसकी P2 है। P2 को कह रहा हूँ कि जो डेटा ऊपर से आ रहा है उसी की प्रिंटिंग P2 है, ठीक है। अब वो कहेगा A2 की दो जॉब में से इस जॉब को हम बाद में करेंगे और रिकर्जन की जॉब पहले होगी। तो रिकर्जन A1 दोबारा ऊपर जाएगा और 1 लेके जाएगा। अब यहाँ से 1 आएगा, 1 अभी ट्रू है, ये देखो 1 मैंने इक्वल लगा दिया, तो 1 ट्रू है। ट्रू का मतलब है A1 के अगेंस्ट में A0 कॉल होगा, ठीक है, और एक प्रिंटिंग जॉब कॉल होगी जो कि 1 होगी। उसके बाद फिर ये A0 को कहेगा 1 के पहले हम इसको कॉल करेंगे, इसको लेके ऊपर जाएगा। ये मैंने जो ट्री डायग्राम बनाई ना, कंपाइलर की एग्जीक्यूशन के स्टेप्स बताए। कंपाइलर बिल्कुल इसी तरह एग्जीक्यूशन करता है। अब इसको कहाँ स्टोर करता है, कैसे स्टोर करता है, वो मैं भी अगले स्टेप में बताऊंगा। अभी सिर्फ सोचते जाओ कि ट्री कैसे बनती है। और फिर वो कहता है कि 0 के लिए जाओ। 0 के लिए जब वो जाता है तो फेल हो जाता है, और यहाँ से 0 जो है वो फेल होके खत्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि हमें A0 की वैल्यू का पता होना चाहिए, यानी A0 की कोई वैल्यू अगर नहीं है तो हम, मतलब अगर इसके अगेंस्ट में कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्विट कर जाएंगे और क्विट करके ऊपर आ जाएंगे। अब जरा देखें, जरूरी नहीं कि हर दफा एडिशन सब्ट्रैक्शन क्विट करके अगले, यानी इस रिकर्जन का मतलब है A0, और A0 कह रहा है डू नथिंग, कुछ भी ना करो, मतलब बेवकूफ बनाया, यहाँ तक लाके बोला कुछ ना करो तो ऊपर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अब जरा इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाओ, मैं जरा एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। इसकी एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे तो अब जरा गौर से देखो हुआ क्या था। सबसे पहले A3 कॉल हुआ था, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, A3 कॉल हुआ। जब कोई रिकर्जन होता है तो कंपाइलर उसको स्टैक में स्टोर कर देता है। वो रिकर्जन एग्जीक्यूट हो या ना हो, इसको स्टैक में जाना ही जाना है, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट सबसे आखिर में मिलेगा। A3 इसकी जॉब को नहीं डालता, इसकी जॉब को कहीं और होल्ड करता है। वो हमारा काम अभी ये नहीं है कि इसकी जॉब क्या है, लेकिन रिकर्जन को स्टैक में डाल देता है। इसकी दो जॉब है, इसकी दो जॉब कौन कौन सी है A3 की, एक रिकर्जन और एक P3। वो कह रहा है P3 से पहले एक और रिकर्जन करो, तो A2 के पास जाता है। A2 के पास जाएगा, A2 सॉल्व नहीं हो सकता, A2 को भी स्टैक में डाल देगा। और फिर वो जाता है, यानी यहाँ से आया, और इसमें देखें ट्री डायग्राम के मुताबिक मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं जा रहा, पहले ट्री की एक ब्रांच की तरफ मूव कर रहा हूँ आराम आराम से। अब A1 के A2 कह रहे A1 की तरफ जाओ, A1 की तरफ चले गया, ठीक है। A1 असल में इसका इंस्ट्रक्शन कोड याद कर लेता है तो वहां से उसको P2 भी मिल जाता है कि इसके इंस्ट्रक्शन किस लाइन में लिखी हुई है। तो उसके बाद फिर वो आगे जाता है A0 पे, A0 पे जाता है, कॉल करता तो है लेकिन वो कहता है A0 पे आने के बाद इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, इसकी कोई जॉब नहीं है, तो फिर इसको यहाँ से घूम के वापस आता है। घूमने का मतलब ये है कि इसको कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट क्या किया कि A0 कह रहा है डू नथिंग, कुछ ना करो, तो उसको स्टैक से एज इट इज बाहर निकाल देते हैं, सही है। फिर A1 के पास जाता है, जिसके पास जाता है वही टॉप पे होता है, वही जो है वो टॉप पे होता है, ठीक है, वही टॉप पे होगा। अब A1 की दो ब्रांचेस हैं, वो कहता है A1 तुम्हारा एक ब्रांच मैंने सॉल्व कर दिया, जिसका मतलब डू नथिंग था। दूसरा इसी की अगेंस्ट में इंस्ट्रक्शन लिखी भी होती है, तो वो कहता है P1 के पास जाओ। P1 का मतलब है प्रिंटिंग 1 करो, यानी A1 की एक जॉब है A0 कुछ भी ना करो, और दूसरी जॉब है प्रिंटिंग 1, तो इसका मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा, या प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो, और A1 के पास आएगा। अब जरा गौर सुनना, A1 के पास है, A1 की दो जॉब से दोनों सॉल्व हो गई, और जब A1 से फाइनली
जब A1 से फाइनली बाहर निकल रहा हो, A1 से फाइनली बाहर निकल रहा हो, अब कि दोबारा A1 पे नहीं आएगा तो A1 स्टैक से बाहर निकल जाता है और किसको हिट करता है? A2 को। किसको हिट करता है? A2। और वो कहता है A2 तुम्हारी दो जॉब थी। दो जॉब कौन सी थी? एक A1 थी और एक P2 थी। A1 का काम ये था कि प्रिंटिंग 1 करे, तो प्रिंटिंग 1 कर दी। और अब वो कहेगा कि A2 जो है, A2 मैं गलती से A2 जो है उसकी दूसरी जॉब कौन सी है? तो इसी इंस्ट्रक्शन नंबर पे जाएगा और कहेगा A2 की दूसरी जॉब प्रिंटिंग 2 करो। तो A2 की पहली जॉब A1 और A1 के करस्पॉन्डिंग प्रिंटिंग 1 कर दी इसने। अब राइट साइड वाले ब्रांच की जॉब है 2 प्रिंट करो। 2 प्रिंट कर दिया और उसके बाद फिर ऊपर जब फाइनली A2 से बाहर निकल रहा होगा तो A2 को स्टैक से बाहर निकाल देगा। अब दोबारा A2 पे नहीं आएगा, तो ये यहाँ से बाहर निकल के A3 पे आ गया। A3 पे आएगा, A3 से कहता तुम्हारी दो जॉब्स थी, एक A2 को कॉल करना और एक P3 को। इसको क्या गर्ज था कि A2 किसको कॉल कर रहा है? इसका गर्ज ये था कि A2 सॉल्व होना है। A2 ने कहा मैंने सॉल्व कर लिया अपने आप को। क्या आंसर दिया उसका? 1 और 2 सॉल्व होकर यहाँ पहुंचा। इसने कहा इसके अगेंस्ट में जो प्रिंटिंग जॉब थी वो भी ले आओ, वो भी लेके आ गया। प्रिंट कर दो 3 को, तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा। फाइनली यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो स्टैक से ये भी निकल जाएगा कि अब P3 पे दोबारा नहीं आएगा और ये सारे का सारा ब्रांच है रन। इस तरह से ये जब रन होगा A3 के लिए तो प्रिंट हो जाएगा 1 2 3। प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इतनी सी जॉब परफॉर्म करने के लिए कंपाइलर के सारे पापड़ बेलता है कि स्टैक बनाता है। स्टैक बना के जो है वो बारी बारी इन सारी जॉब को जो है प्रिंट कराता है। अगर आपके पास जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट होगा ना, तो आपको प्रिंटिंग जॉब कहाँ रखी है इस वाले बारे में भी तो कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे अभी शायद तुम सोच रहे हो कि जिस तरह से A2 को हम स्टैक में रख रहे हैं तो P2 P1 P3 को कहाँ रख रहे हैं, तो इसको बेसिकली रखा नहीं जाता। ये जिस जगह पे कोड लिखे हुए होते हैं उसका एड्रेस हम आपके पास स्टोर करते हैं। यहाँ पे एड्रेस स्टोर होता है बेसिकली, उस एड्रेस के अगेंस्ट में इसको पिक किया जाता है। ये एक अलग कहानी है अपने हार्डवेयर की, तो हम उस पर भी जान ही रहे। तो प्रिंटिंग ये हो जाएगी हमारे, ठीक है। ये बात तो मेरे ख्याल समझ आ गई। प्रिंटिंग का सारा केस ये चलाने का सारा एग्जाम में ये ट्री बनाने आ सकती है, स्टैक की पोजीशन आ सकती है, इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं जो इसके बेसिस पे होंगे। मैं सिर्फ इसको एक तरीके से मॉडिफाई करके क्लास खत्म करता हूँ। ये तो वीडियो में आ गया होगा ना, रिकॉर्ड हो गया होगा। मैं इसको क्लीन करके एक नया एल्गोरिथम लिखता हूँ और वो आपसे पूछता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट होगा। और सिर्फ रिजल्ट नहीं पूछना चाहता, तुक्का तो लग ही जाएगा क्योंकि आप थोड़ा सा स्मार्ट हो गए, लेकिन आपने इसकी ट्री डायग्राम भी बनानी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे ये कि अगर n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 के 1 के, जब तक चलता रहे देन, और क्या चले कि a ऑफ n माइनस 1, ठीक है। बल्कि नहीं, अब यहाँ पे क्या करे, प्रिंटिंग जॉब पहले करे और उसके बाद यहाँ पे क्या करे, a ऑफ n माइनस 1 करे और फिर यहाँ पे जो है वो एंड इफ कर दे और फिर यहाँ पे कोड खत्म कर दे। जी सर, थोड़ा सा फर्क किया। अब प्रिंटिंग मैंने पहले कर दी है। आपका टास्क क्या है? टास्क ये है कि बताओ क्या प्रिंट होगा। फिर ये तो आसान हो जाएगा। आपका वो उल्टा हो गया, प्रिंट क्या होगा बता दो। क्या प्रिंट होगा? चलो ये बता दो, तो क्या लगा दो, इंतजार कर रहा हूँ। फिर जल्दी बता दो क्या प्रिंट होगा। अब क्या प्रिंट होगा भाई? अब तो बता दो क्या प्रिंट होगा। तो कैसे बता दो कि एक चीज पहले 1 2 3 प्रिंट हुई थी, तो अब प्रिंट क्या होगा? यकीनन 3 2 1 क्या हो गया? हाँ, ये फैज ने बता दिया। हाँ, मैं मतलब सॉरी, मैं ये गलती कर गया। मैं सॉरी 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 A3 के लिए ही बात हो रही है। मैं गलती कर गया, A3 की बात होगी। A3 में मतलब तुम बहुत ज़्यादा रिवर्स प्रिंटिंग होगी। A3 की बात हो रही है। तो A3 में प्रिंट जो है वो फाइज ने बता दिया है कि उल्टा प्रिंट होगा 3 2 1। अब सवाल ये है कि ट्री क्या बनेगी, उल्टा प्रिंट करने की ट्री क्या बनेगी, ये सवाल है। तो आप कहेंगे उल्टा प्रिंट होने की ट्री ये बनेगी मेरे भाई कि आप जो है वो A3 प्रिंट करने जा रहे हैं और A3 प्रिंटिंग के लिए अब देखें 0 और भाई 0 नहीं, 3 रूट होगा। हाँ, 3 प्रिंट करने के जा रहे हैं, 3 प्रिंट नहीं कर सकते। अब देखिए पहली जॉब जो है ना वो प्रिंटिंग है, पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद फिर रिकर्जन कॉल हो रहा है। इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा। और
अब मजीद A2 को करेंगे तो पहले प्रिंट हो रहा है, यानी ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, पहले प्रिंट हो रहा है और फिर रिकर्जन कॉल होगा और उसके बाद फिर ये प्रिंट होगा और ये रिकर्जन कॉल होगा। और जब इसकी हम रिकर्जन की ट्रेसिंग करेंगे तो पहले वो कहेगा A3, तो A3 स्टैक में चला गया, A3 स्टैक में चला गया और फिर वो कहेगा P3 को सॉल्व कर लो क्योंकि P3 सॉल्वेबल है, ये कोई रिकर्जन तो नहीं क्योंकि अब पहले सॉल्व हो रहा है फिर रिकर्जन, P3 मतलब प्रिंटिंग कर लो तो 3 प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद फिर वो जाएगा A3 के पास दोबारा और कहेगा इसकी दूसरी ब्रांच को सॉल्व करो। दूसरी ब्रांच के लिए वो क्या कह रहा है, A2 को सॉल्व करो। A2 का मतलब है A2 रिकर्जन कॉल है तो ये चला जाएगा स्टैक में और फिर इसके बाद फिर राइट पे चला जाएगा, A2 के राइट पे, लेफ्ट पे सॉरी, लेफ्ट पे जाएगा तो प्रिंट करो 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा और फिर A2 के पास आएगा और कहेगा इसकी राइट जॉब प्रिंट करो, A1 स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा प्रिंट 1 करो, प्रिंट 1 कर देगा। फिर A1 के पास आएगा, कहेगा इसकी राइट जॉब A0 चला जाएगा। यहाँ पे A0 का मतलब है डू नथिंग, कुछ भी ना करो, तो ये बाहर आएगा और वापस होके, क्योंकि A0 से आप फाइनली आउट हो रहे हैं तो स्टैक से बाहर आ गया ये। फिर A1 के पास आए, A1 ने अपनी सारी जॉब कर ली है, A1 को फाइनली बाहर निकाल दिया। फिर A2 के पास आए, A2 की सारी जॉब कर चुके हैं, प्रिंट भी कर चुके हैं, A1 भी कर चुके हैं, तो इससे फाइनली इसको भी बाहर निकाल दिया। फिर A3 पे आए तो इसको भी फाइनली बाहर निकाल। दिस इज अ बेसिकली वे टू प्रिंटिंग, तो 3 to 1 प्रिंट हो जाएगा। तो सिर्फ ऊपर नीचे करने से प्रिंटिंग ऊपर नीचे आउट हो गई, या आप कोड लिखे आपको नजर आ जाएगा। तो पहले हमें नहीं पता था कि रिकर्जन से हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। होमवर्क लिख लो, होमवर्क ये है कि आपने जो है फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल के प्रोग्राम रिकर्जन से लिखने हैं एल्गो में, फैक्टोरियल एंड फिबोनाची सीरीज। ठीक है, इनके 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 जो है वो आपने फैक्टोरियल के इन दोनों को आपने बेसिकली किससे लिखना है, रिकर्जन से, और ट्रेस भी करना है। तो मुझे अगली क्लास में दिखाइएगा, मैं यहाँ पे ट्रेस ले लेता हूँ, इनको मैं अपलोड कर दूंगा। रिकर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा हार्ड तो है लेकिन जो है आपके लेवल की पढ़ाई। जी सर, पहला है अब्दुल रहमान साहब, नहीं पहला है सैयद फाइक साहब। आए हैं फाइक भाई? फाइज नहीं फाइक, मुझे फाइक नजर नहीं आया आज। ये सर तो बोल दो अगर आए हुए, फाइक आया हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद है रेयान मिर्जा। रेयान मिर्जा की कोई प्रेजेंट सर। रेयान भी आया हुआ, समझ में आ रहा है रेयान भाई? फिर नोरमा इकबाल, ये बता के गई थी कि इनका नेट प्रॉब्लम नहीं लगा। उसके बाद है हुजैफा 62 वाले, 62 वाले हुजैफा आया हुआ है। हुजैफा से छोड़ गया मुझे लग रहा है, ये एब्सेंट है। फैसल तो आए हुए हैं, अलीना भी मौजूद है, शुएब नजर नहीं आया, शुएब रियान नोरमा, शुएब भी एब्सेंट है। अच्छा जी, उसके बाद है फाइज मौजूद है, साजिल भी नजर नहीं आया, साजिल भी एब्सेंट है। अच्छा जी, मुस्तफ़ा प्रेजेंट है, फारिहा भी एब्सेंट लग रही है। प्रेजेंट हो सर। प्रेजेंट है, सही समझ में आ रहा है आपके? अहमद हुसैन प्रेजेंट है, हुज़ैफा दूसरा वाला M30 वाला प्रेजेंट है और अब्दुल रहमान प्रेजेंट है। ठीक है प्रेजेंट सर। ठीक है, जो सवाल मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए वो करना, दो सवाल अभी मैंने रिकर्जन के दिए वो सॉल्व करना। अगली क्लास में फिर रिकर्जन को करेंगे ताकि रिकर्जन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। रिकर्जन करेंगे तो हमें क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट समझ आएगा रिकर्जन से। रिकर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। अगली क्लास से पहले आप अपना जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट कर दीजिए।